जैसे हेडिंग बन रहा है कंपेयरिंग ऑफ थ्री सेक्टर्स, मतलब जो थ्री सेक्टर्स हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन के आधार पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसी तीनों को क्या करना है, अभी कंपेयर करना है। ये चैप्टर 2 का जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका सेकेंड टॉपिक है। ऐसे बुक में देखोगे तो यहाँ तो बुक है तुम्हारे पास, तो यहाँ देख सकते हो वही टॉपिक शुरू हो रहा है। तो कंपेयरिंग ऑफ मतलब क्या कह रहा है, तो पहले इसका बैकअप समझ लेते हैं। तीन सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इन तीनों सेक्टर्स में क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं का और सर्विस का प्रोडक्शन होता है सिर्फ एक दिन का। अगर एक दिन का रिकॉर्ड पूछा जाए कि ऑल ओवर पूरे कंट्री के अंदर एक दिन में कितनी बड़ी संख्या में वस्तुओं का प्रोडक्शन, कितनी बड़ी संख्या में सर्विस का प्रोडक्शन एक सेक्टर में हो रहा है, सिर्फ प्राइमरी में या फिर सिर्फ सेकेंडरी में या फिर सिर्फ टर्शियरी में, तो बहुत असंभव हो जाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर्स में पता नहीं कितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगे और कितना सारा प्रोडक्शन होता होगा, उसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है। वो तो छोड़ दो, वो तो एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ का प्रॉब्लम यह है कि उस एक सेक्टर्स में हजारों लाखों की संख्या में लोग भी इन्वॉल्व होंगे। मतलब यहाँ तीन बातें, दो बातें क्लियर हो रही है, मतलब क्रिएट हो रहा है। पहला हो रहा है कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है या दूसरा जो सेकेंडरी सेक्टर है या फिर तीसरा जो टर्शियरी सेक्टर है, अगर इन तीनों को कंपेयर किया जाए पर डे के हिसाब से, अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, ये काउंट करना इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरी तरफ इसमें लोग कितने एंगेज है, हाउ मेनी पीपल आर एंगेज्ड, लोग कितने एंगेज है, इसको भी काउंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बावजूद भी कंट्री का इकोनॉमिकल स्टेटस जो है इसी से काउंट होता है। मतलब इसको काउंट करने का तरीका है। अगर हर सेक्टर का सर्विस का प्रोडक्शन या सर्विस को काउंट करना है तो काउंट करने का तरीका है। तो ऐसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि इसको कैसे काउंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं बाई नंबर। बाई नंबर का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे सपोज दैट मान लो प्राइमरी सेक्टर में सपोज दैट आ गया, मान लो पोल्ट्री फार्म आ गया, ठीक है, तो पोल्ट्री फार्म के अंदर एक दिन में टोटल कितना अंडा का प्रोडक्शन हो रहा है, ये एग्जांपल मान लेते हैं, एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। या फिर सपोज सेकेंडरी सेक्टर में कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, तो वो एक दिन में बिस्किट का कितना पैकेट बना रहा है, हम क्या करते हैं उसको कैसे काउंट करते हैं, उसको बाई नंबर काउंट करते हैं। और अगर बाई नंबर काउंट करते हैं तो तीनों सेक्टर के गुड्स और सर्विस को काउंट करना इम्पॉसिबल है। तो फिर इकोनॉमिक्स ने सजेस्ट किया कि बाई नंबर काउंट मत करो। अगर बाई नंबर काउंट करते हैं तो फिर कंफ्यूजन होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, दूसरा तरीका अपनाना है। दूसरा तरीका क्या अपनाना है, इंस्टीड ऑफ बाई बाई नंबर, मतलब बाई नंबर के जगह पे बी यूज बी यूज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब जो सर्विस का जो वैल्यू है ना उसको काउंट करना है, ना कि सर वस्तु के नंबर को। मतलब इकोनॉमिक्स का कहना क्या है कि यदि किसी सेक्टर का अगर स्टेटस चेक करना है, कितना प्रोडक्शन हुआ ये चेक करना है, तो नंबर पे नहीं ध्यान दो, नंबर के जगह पे उस सेक्टर के वैल्यू पे ध्यान दो। वैल्यू को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं प्राइस पे ध्यान दो, तो उससे ऑटोमेटिक उस सेक्टर का वैल्यू हमें निकल के मिल जाएगा। तो कैसे वैल्यू काउंट होगा, जैसे एग्जांपल फॉर बुक में दिया हुआ है, अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है। सपोज दैट करो कि 80,000 किलोग्राम, सॉरी 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम किसी ने क्या किया, व्हीट का प्रोडक्शन किया। तो ये तो नंबर शो कर रहा है और नंबर से काउंट करना असंभव है। तो फिर क्या किया गया, इसका वैल्यू काउंट किया गया कि चलो इसको 20 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या करते हैं, इसको सेल करते हैं। तो इसका वैल्यू निकल के कितना आ रहा है, लगभग कितना आ जा रहा है, 2 लाख निकल के आ जा रहा है। तो ये जो वैल्यू, ये जो 2 लाख दिखा रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन प्राइमरी सेक्टर। या फिर एक खेत में, एक फील्ड के अंदर अगर किसी किसान ने 10,000 किलोग्राम अनाज उपजाया, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है भाई, तो उसको मार्केट का जो प्राइस है ना उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंपेयर किए तो पता चला कि 2 लाख उसका वैल्यू है। और इस 2 लाख से क्या हो रहा है, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट का, एक पार्टिकुलर वस्तु का हमें स्टेटस वैल्यू पता चल जा रहा है।
तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये जो व्हीट है किस तरह के वस्तु का इस्तेमाल किया जाए काउंट करने में। और एग्जांपल्स लेते हैं, चलो इसको क्लियर करने के लिए और एग्जांपल लेते हैं, बुक में और भी एग्जांपल है। सपोज दैट कोई कोकोनट का मैन्युफैक्चर है, ये क्या करता है कि इसके जो भी इसका सोर्स है वहां पे 5000 कोकोनट का ये प्रोडक्शन करता है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसमें दिया हुआ है कि अगर मान लो कि इसको 10 रुपये पर कोकोनट के हिसाब से सेल करता है तो इसका टोटल वैल्यू हो जाता है 50,000। तो ये भी शो कर रहा है, ये भी क्या शो कर रहा है कि कोकोनट का वैल्यू 50,000 है, ये शो कर रहा है व्हीट का वैल्यू 2 लाख है। तो ये शो कर रहा है एक पार्टिकुलर सेक्टर का प्रोडक्शन। हम लोग वहीं से चल रहे थे, हम लोग वहीं से स्टार्ट किए थे कि किसी सेक्टर्स के वैल्यू को कैसे पता करना है भाई, तो ऐसे क्या करना है पता, वैल्यू निकाल करके प्रोडक्ट का। तो किस तरह के प्रोडक्ट का, यहां भी क्वेश्चन मार्क है कौन सा प्रोडक्ट। तो फिर क्या किया गया, गुड्स को 2 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा गुड्स बनाया गया, एक गुड्स बनाया गया फाइनल गुड्स, जब किसी सेक्टर का वैल्यू निकालना है तो एक होता है फाइनल गुड्स और दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये दोनों गुड्स में डिफरेंस क्या है, फाइनल गुड्स का देखो, ऐसा गुड्स जो तैयार हो यूज करने के लिए, ऐसा गुड्स जो मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हो, या फिर ऐसा गुड्स जिसको हम कंजप्ट करने के लिए, खपत करने के लिए जो तैयार हो गया उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स। मार्केट में ऐसा वस्तु जो क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है कि उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम सेल भी कर सकते हैं या उसको खपत कर सकते हैं, तो ऐसे गुड्स को कहा जाता है फाइनल गुड्स। मार्केट में जितना गुड्स मिलता है सब फाइनल है, बिस्किट से हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब फाइनल गुड्स है इसका। और इस फाइनल गुड्स को बनने के लिए देखो कह रही है क्या कि ऐसा गुड्स जिसका यूज हो जाता है, किस लिए भाई, टू मेक फाइनल गुड्स, ऐसा गुड्स जिसका यूज हो जा करके फाइनल गुड्स को बनाया जाता है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लो एग्जांपल लेते हैं बिस्किट का, सपोज दैट एक एग्जांपल लिए हम बिस्किट का, तो बिस्किट इज अ फाइनल गुड, ये एक फाइनल गुड है। तो बिस्किट को बनने में क्या क्या हेल्प दिया, पहला एग्जांपल है व्हीट का, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा फ्लोर का, तीसरा एग्जांपल हो जाएगा शुगर का, और पता नहीं ऑयल भी लगता होगा। ये सब चीजें जो है ना, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है और इनके वजह से बन रहा है बिस्किट। तो बिस्किट मार्केट में बिक रहा है तो फाइनल गुड्स, और बिस्किट को बनने में ये सब हेल्प दे रहा है तो ये सब हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो जब किसी सेक्टर का हमको वैल्यू निकालना है, किसी भी सेक्टर का जब हमको वैल्यू निकालना है तो हमेशा निकाला जाता है फाइनल गुड्स से, इंटरमीडिएट गुड्स से नहीं। बात समझ में आया, हमेशा जब भी वैल्यू गुड्स का निकालना है तो फाइनल गुड्स से, इंटरमीडिएट गुड्स से नहीं। क्यों इंटरमीडिएट गुड्स से क्यों नहीं, फाइनल गुड्स से ही क्यों निकाला जाता है, कोई जवाब है? क्या कह रहा है इसमें, हमने क्या कहा कि अगर वस्तु का वैल्यू काउंट करना है तो फाइनल गुड्स से करना है, इंटरमीडिएट से नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो भी वैल्यू होगा वो इसमें एडेड होगा। इंटरमीडिएट वैल्यू का जो भी गुड्स का जो भी वैल्यू होगा वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिस्किट का लिए, तो बिस्किट कैसे बन रहा है भाई, तो चलते पहला स्टेज पे व्हीट। तो मान लो किसी किसान ने जब व्हीट को बनाया या प्रोडक्ट किया तो उसने व्हीट को बेचा, तो व्हीट का वैल्यू तो वो ले लिया पैसा, फिर जिसने उसको आटा में कन्वर्ट किया उसने भी उसका चार्ज ले लिया, फिर बिस्किट बनाने में शुगर जो खरीदा गया होगा उसका भी पेड कर दिया गया होगा, जो लेबर काम किए होंगे उसको भी पेड कर दिया गया होगा। मतलब जो भी इंटरमीडिएट गुड्स है उसका वैल्यू पेड कर दिया गया और उसके वैल्यू को ऐड करने के बाद बन जा रहा है बिस्किट, और उसके बाद इसका मार्केट में प्राइस रखा जा रहा है 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, और उसमें क्या है, इन सब गुड्स का वैल्यू एडेड होता है। इसीलिए हमेशा जब भी वैल्यू काउंट करना हो तो हमेशा फाइनल गुड्स से ही करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स से। क्लियर? अब आ जाओ आगे टॉपिक पे। इसी फाइनल गुड्स के आधार पे एक टर्म बनता है, टर्म का नाम है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, इसका मतलब हो गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स इन ईच सेक्टर विद इन अ ईयर। एक साल के अंतराल में तीनों सेक्टर्स में
टोटल वस्तु का जो प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल फाइनल गुड्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस टोटल प्रोडक्शन को ही कह रहे हैं जीडीपी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक साल में प्राइमरी के अंदर मान लो कि 100 किलो गेहूं का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, मान लो प्राइमरी सेक्टर में 20 रुपए का प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में 50 रुपए का प्रोडक्शन हो गया, और टर्शियरी सेक्टर में 100 रुपए का प्रोडक्शन हो गया। तो टोटल कितना प्रोडक्शन हो गया? मान लो प्राइमरी में 20, सेकेंडरी में 50 और उसके बाद टर्शियरी में 100, तो एक 170 हो रहा है। तो ये जो 170 टोटल ऐड हो रहा है ना, यही जीडीपी है। मतलब तीनों सेक्टर का प्राइमरी का वैल्यू जो भी है, प्राइम हम तो एग्जांपल दे रहे हैं, प्राइमरी का वैल्यू मान लो 50 हम दे रहे हैं, सेकेंडरी का वैल्यू मान लो 100 दे रहे हैं, या टर्शियरी का वैल्यू मान लो ये एक साल का प्रोडक्शन है। तो इन सबको जब हम जोड़ दे रहे हैं आपस में, जो टोटल कैलकुलेशन आ रहा है, उसी टोटल कैलकुलेशन को यहाँ पे कहा जा रहा है जीडीपी। और इसी से कंट्री का इकोनॉमिकल स्टेटस चेक होता है। जिस कंट्री का जीडीपी ज्यादा होता है उसे हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, जिस कंट्री का जीडीपी कम होता है उसे डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, जिसका कम बहुत कम होता है उसको अंडर डेवलप्ड कह देते हैं। और यह जीडीपी की कैलकुलेट करना बहुत टफ काम है। एक कंट्री में जरा सोच के देखो, अपने इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं कि अपने इंडिया के अंदर क्या है ना कि जीडीपी कलेक्ट करना है साल भर का, तो बिहार का क्या है, यूपी का क्या है, बंगाल का क्या है, उसके डिस्ट्रिक्ट का क्या है प्राइमरी का प्रोडक्शन, ये बहुत टफ काम है। तो इसको मैनेज करने के लिए अपने कंट्री में एक डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया, एक फाइनेंस का, और वो क्या करता है, इससे रिलेटेड सारा कैलकुलेशन करता है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा, और वो पूरे कंट्री से रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पब्लिश कर देती है। तो हर साल यही क्या होता है, इसी को जीडीपी को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो ये जीडीपी वाला पार्ट था जिसमें 3 पार्ट आया। पहला आया कि हम टोटल प्रोडक्शन वैल्यू कैसे हम तीनों सेक्टर के प्रोडक्शन का अंदाजा लगाएंगे। दूसरा है फाइनल गुड्स, तीसरा है इंटरमीडिएट गुड्स, और चौथा आया जीडीपी। कोई डाउट? हिस्ट्रिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, मतलब यहां पे ये डिस्कस करेगा कि 3 सेक्टर है, एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, और तीसरा है टर्शियरी। ये 3 सेक्टर है, और तीनों सेक्टर का एक एवरेज टाइम ले लेते हैं 100 ईयर्स का। तो क्या होता है इसमें, किस तरह के पैटर्न देखने के मिलते हैं। अगर हम 100 साल का एक ड्यूरेशन ले लें, 50 साल का एक ड्यूरेशन ले लें, तो इन तीनों के बीच रिलेशन किस तरह से दिखता है। तो रिलेशन कैसे दिखता है, कन्वर्शन का। होता क्या है कि हर 50 से 100 साल के बाद में लोगों का रुख जो है ना, वो प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी की ओर बढ़ जाता है, सेकेंडरी से निकल के टर्शियरी की ओर बढ़ता है। अगर हम 100 ईयर्स का गैप लें तो क्या होता है, ये कन्वर्शन देखने को मिल जाता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। और फिर अगले 100 ईयर के बाद क्या होगा ना, ये ऑटोमेटिक फिर से प्राइमरी में आ जाएगा, और ये साइकिल जो है हमेशा चलता रहेगा। इसको कहते हैं हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट इन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी, टर्शियरी टू प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर प्राइमरी। तो ये एक साइकिल बन जाता है 100 ईयर्स का। इसको कहते हैं हिस्ट्रिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। अब ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी क्या हो जाता है, सेकेंडरी से टर्शियरी क्यों हो जाता है, ये कैसे होता है, जरा इसको देखते हैं। जैसे सपोज दैट अपने इंडिया का ही लेते हैं एग्जाम्पल प्राइमरी का, आज से 100 साल पीछे जाते हैं और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या देखने को मिलता है, बस डिस्कशन करें, ध्यान दीजिएगा। क्या देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं, प्राइमरी में खेती में काम करते करते, स्टार्टिंग फेज में इंडिया में खेती ज्यादा होती थी, तो लोग खेती में काम करते करते उन्होंने क्या किया, दूसरे काम करना शुरू किया, जैसे क्राफ्टिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, या खेती से रिलेटेड दूसरी चीजों का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वस्तुओं को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मतलब ये हम बता रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, स्लोली इसका डेवलपमेंट हुआ, और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ न्यू टाइप्स के क्या हुए, प्रोडक्शन क्रिएट हो गए, और जैसे न्यू टाइप्स आया तो वो सीधे कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी में। अब जैसे मान लो फर्टिलाइजर आया, पेस्टिसाइड आया, ट्रैक्टर्स आया, हार्वेस्टर्स आए, ट्रांसपोर्ट आया, कम्युनिकेशंस आए, बहुत सारी चीजें आए। तो क्या हुआ, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी सेक्टर में जॉब ज्यादा बनने लगे, तो लोग प्राइमरी से मूव करके आ गए सेकेंडरी।
अब 50 साल 100 साल ये चलेगा, फिर सेकेंडरी भी ग्रोथ करेगा। सेकेंडरी में भी बहुत सारे चीज़ें क्रिएट होंगी, जैसे देखो बहुत सारा फैक्ट्री बनेगा, बहुत सारा वर्कर्स काम करेंगे, गुड्स का प्रोडक्शन होगा, गुड्स सस्ता हो जाएगा। और जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा, फिर से जैसे जैसे ये ग्रोथ करेगा तो ऑटोमेटिक लोग जो है वो टर्शियरी की ओर मूव कर जाएंगे। फिर टर्शियरी में भी ऐसा चलता रहेगा ना, तो फिर वो वापस इसमें आ जाएंगे। जैसे और एग्जाम्पल से इसको हम समझाते हैं। आज के समय में क्या हो रहा है, अपने कंट्री में लोग जॉब के लिए परेशान हैं। बिहार यूपी में तो बहुत ज़्यादा क्रेज चलता है सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी का क्या इतना क्रेज है कि हम कहीं पे देख रहे थे स्टेटस पे हम क्या देख रहे थे कि एक लड़का अपने माँ को, एक लड़का अपने माँ को आके बोल रहा है, मतलब लड़का का दोस्त उस माँ को बोल रहा है क्या कि माँ जी आपको बधाई हो, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया। इतना ध्यान देना, माँ को क्या बोल रहा लड़का कि आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया, ये तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। माँ क्या रिप्लाई करती है, सुनो, माँ क्या कहती है, अच्छा होता उसको एक सरकारी नौकरी लग जाता। अब सोचो, गूगल का सीईओ और सरकारी नौकरी में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन माँ के दिमाग में क्या सेट है कि लोग जॉब करें। तो इंडिया में अधिकांश राज्यों में लोगों का अब क्रेज क्या चल रहा है, जॉब की तरफ। मतलब खेती बाड़ी लोग कम करना चाहते हैं। कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहता तुम्हारा हो, हमारे हो, किसी और के, वो कभी नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक बड़ा सा किसान बनेगा, नहीं कहेंगे। हाँ, वो पढ़ लिख करके ये भी नहीं कहेंगे कि वो इंडस्ट्री खोलेगा, वो सीधे कहेंगे पढ़ लिख करके कोई जॉब करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। तो सीधा टर्शियरी की बात की जा रही है। मतलब आज जो है लोगों का रुझान टर्शियरी की ओर है। तो सेकेंडरी टर्शियरी का क्रेज ज्यादा है, प्राइमरी का कम है। अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, 10% लोग मतलब आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाईटेक डिग्री ले रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो न्यू तरीके से खेती में इंगेज हो गए। मतलब वो एक होता है ना फार्मिंग, कौन उसको फार्मिंग बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नए तरीके से फार्मिंग करो, ढेर सारा रुपया कमाओ। मतलब ढेर सारा पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग धीरे धीरे फिर प्राइमरी में आ रहे हैं। अगला 100 साल बाद टर्शियरी से फिर प्राइमरी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। तो ये स्टेज जो है ना ग्रोथ चेंजेस का, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी, ये चलता रहता है। इसी को कहते हैं हिस्ट्रिकल चेंजेस इन 3 सेक्टर्स। हो गया। अब जरा देखते हैं अपने इंडिया का पोजीशन, मतलब अपने इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का क्या पोजीशन है। मतलब ये तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है, इसका डिस्कशन देखते हैं अपने इंडिया के अंदर। तो इसको समझने के लिए एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें पेज नंबर 24 है। आप अपना बुक निकालो और देखो ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ क्या चीज कह रहा है, ग्राफ जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, मतलब जीडीपी को शो कर रहा है। और टेबल अलग हो सकता है अगर बुक अलग है तो। इसमें 1971 से स्टार्ट कर रहा है और 2012 तक जा रहा है। 1971, हाँ, तो वही डेटा अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये समझाना क्या चाह रहा है, हम लोग को उस पर फोकस करना है। हाँ, तो देखते हैं जीडीपी में कह रहा है, जीडीपी में प्राइमरी का क्या योगदान है, सेकेंडरी का क्या योगदान है, टर्शियरी का योगदान है। तो पहले देखते हैं 71-72 वाला। तो यहाँ पे देखो 1971 से 72 में जीडीपी का देखो, प्राइमरी में कितना योगदान है इसका। हमको लगता है 50,000 अगर देखेंगे ना तो एवरेज 5,000 10,000 होगा प्राइमरी का। उसी तरह से सेकेंडरी का देखो, फिर उसी तरह से टर्शियरी का देखो। ये 1971 का है। और जब हम 2011-12 वाले में जाते हैं तो सबसे ज्यादा राइज कौन कर रहा है यहाँ पे, मतलब जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका दिख रहा है। ये ग्रीन वाला टर्शियरी, थोड़े ग्रीन वाला, हाँ टर्शियरी है। सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है, टर्शियरी का। प्राइमरी और सेकेंडरी का उससे क्या कंपैरिजन में क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो इस पे एक सवाल बन रहा है। सवाल क्या बन रहा है, राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। मतलब इंडिया के अंदर टर्शियरी का सेक्टर का, इंडिया के अंदर ये जो टर्शियरी सेक्टर है इसका इंपॉर्टेंस दिन पर दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, ये टॉपिक बन रहा है। टॉपिक कैसे क्रिएट हुआ, क्लियर। टॉपिक समझा रहा है कि इंडिया के अंदर टर्शियरी सेक्टर का वैल्यू दिन पर दिन क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे का काउज क्या है। तो 4 काउज है जो इस बुक में डिस्कस किया गया है। सबसे पहला काउज है बेसिक सर्विसेज। पहला काउज है बेसिक सर्विसेज।
प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, मतलब अपने इंडिया के अंदर क्या करता है सरकार, बहुत सारा बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है, सपोज दैट एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, बहुत सारे बेसिक सर्विस हैं। और इन बेसिक सर्विस को जब प्रोवाइड किया जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, नए नए सर्विस क्रिएट हो रहे हैं। तो नया सर्विस क्रिएट होगा तो टर्शियरी सेक्टर का तो भाव बढ़ेगा ही, उसका तो इंपॉर्टेंस बढ़ेगा ही। पहला वाला पॉइंट हो गया ना क्लियर। दूसरा कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, एग्रीकल्चर भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और जब ये दोनों ग्रोथ करेगी तो क्या होगा, ढेर सारे जॉब क्रिएट होंगे, इंडस्ट्री ढेर सारा बनेगा, एग्रीकल्चर ढेर सारा ग्रोथ करेगा, तो ट्रांसपोर्ट भी ग्रोथ करेगा, साथ में ट्रेड भी ग्रोथ करेगा, स्टोरेज फैसिलिटी ग्रोथ करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ग्रोथ करेगा, और उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। नतीजा टर्शियरी सेक्टर ही ग्रो करेगा, ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो करेगा। मतलब टर्शियरी सेक्टर का योगदान कैसे बढ़ रहा है, इसका 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है डिमांड ऑफ मोर सर्विस या डिमांड ऑफ न्यू सर्विस। आज लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत रेज कर गया है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो वो नए नए सर्विस का डिमांड करने लगे, जैसे प्राइवेट स्कूल का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, थिएटर का, ऐसे बहुत सारे हैं। अभी तो यहाँ तक डिमांड हो गया कि भाई घरे तक लाके सामान पहुँचा दो। तो ये सब जो नया नया सर्विस का डिमांड हो रहा है, ये भी क्या क्रिएट कर रहा है, सर्विस क्रिएट कर रहा है, और नतीजा इसका ग्रो कर रहा है इंपॉर्टेंस। नंबर 4, आज के समय में आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो किया। आईटी सेक्टर में अगर एक चीज का एग्जांपल ले, सिर्फ अमेजन का या फ्लिपकार्ट का ले, तो ये करोड़ों की संख्या में लोगों को जॉब दे रहा है, और इसी के वजह से टर्शियरी सेक्टर बहुत फास्ट ग्रो करता जा रहा है। तो जो टॉपिक था कि इंडिया के अंदर टर्शियरी सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में, ये ज्यादा क्यों है प्राइमरी और सेकेंडरी के कंपैरिजन में, तो उसका बेसिक काउज यही है। लेकिन अगर ये देखा जाए तीनों का, अगर तीनों का देखा जाए, मान लो प्राइमरी, टर्शियरी, अगर तीनों का देखा जाए ना, तो तीनों में जो है ना इक्वली नहीं योगदान है। तीनों सेक्टर्स को अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो ये पाया जाएगा कि तीनों सेक्टर्स में जो सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं वो इक्वली नहीं है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के अंदर आज भी जो है बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर है, एजुकेटेड लेबर बहुत कम है, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। जैसे दुकान में काम करने वाला दुकानदार टर्शियरी से मतलब एक तरह से सर्विस दे रहा है, वेंडर ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला वेंडर, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला वर्कर, ये सब के सब सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अब ये ऐसा सर्विस दे रहा है ना कि इनसे इनका डेली का जो भरपाई है ना वो भी नहीं हो पाएगा, डेली का भरपाई नहीं होगा, फिर भी उस सर्विस में एंगेज है। तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर का योगदान तो है, लेकिन जो कुछ ऐसे भी सर्विस सेक्टर में एंगेज है जिनसे उनका डेली का जरूरत भी पूरा नहीं हो पाता। मतलब वापस टॉपिक पे आते, टॉपिक कह रहा था कि इंडिया के अंदर टर्शियरी सेक्टर का योगदान इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, तो इसका कारण ये सब है। क्लियर?